हिंदुस्तान चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट के लिए तैयार है। चंद्रयान 2 15 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के तहत चांद पर साइंसदानों की टीम उतरेगी। चंद्रयान 1 के दौरान चांद पर टीम नहीं उतरी थी। आपको बता दें कि चंद्रयान 1 मिशन 2008 में लॉन्च किया गया था। वाज़ेह रहे कि अमेरिका, रूस, चीन के बाद चांद पर उतरने वाला हिंदुस्तान चौथा मुल्क होगा। बीजेपी वर्कर कोलकाता में ममता बनर्जी की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मार्च कर रहे हैं। बीजेपी वर्करों ने पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया है। बीजेपी की जानिब से एहतजाजी मार्च रियासत की बिगड़ती कानूनी सूरत हाल और बीजेपी कारकुनों की हलाकतों के खिलाफ किया गया। पुलिस ने बिपिन बिहारी गांगुली स्ट्रीट पर बीजेपी वर्करों पर लाठीचार्ज किया है। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने अश्कावर गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन लाल बाजार की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तानी फजाई हुदूद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बशकीक चोटी इजलास में शिरकत के लिए मोदी का वीवीआईपी तैयारा ओमान, ईरान और वस्त एशियाई ममालिक के फजाई रास्ते से जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान वजीर आजम मोदी के तैयारे को अपना फजाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाजत दे चुका है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आपसे इस पूरे मामले को लेकर तफसीलात चाहेंगे। जी, सवाल फिर से दोहराएं। आपसे शंकर इस पूरे मामले को लेकर के तफसीलात चाहेंगे कि पीएम मोदी जो है पाकिस्तानी फजाइये का जो लिमिट है वो जो है नहीं अपनाएंगे। देखिए, इतना तो स्पष्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पिछले कुछ समय से जो सिचुएशंस बने हैं उस सिचुएशंस को लेकर भारत काफी संजीदा है और इस मामले पर काफी सोच समझ के कदम उठा रहा है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को स्पष्ट तौर पे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इशारे में कह दिया कि जब तक पाकिस्तान में वहां पर आतंकी गतिविधियों के मसले पर एक ठोस कार्रवाई नहीं होती है आतंकियों के खिलाफ, तब तक भारत इस मामले में वार्ता की कोई पेशकश नहीं करेगा। मिलना मिलाना कुछ नहीं होगा। इतना तो स्पष्ट है कि देखिए, वो एक बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर में वहां पर उस कार्यक्रम में भारतीय प्रधानमंत्री भी होंगे और दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भी होंगे, लेकिन आपस में इन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होगी और जो खासकर जो द्विपक्षीय जो वार्ता होती है वो नहीं होगी। तो इतना स्पष्ट है कि ये भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पहले से ये लिया गया कदम है और इस मामले की औपचारिक तौर पर जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा दी जा चुकी है। तो अब ये देखना लाजमी होगा कि अब इस मामले में आगे किस तरह से बाकायदा आगे जाते हैं। क्या आगे जब आमना सामना होगा भारतीय प्रधानमंत्री का पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ में, तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का भी क्या रिएक्शन होगा। हालांकि पिछले काफी समय से देखा जा रहा था कि इमरान खान लगातार भारतीय प्रधानमंत्री से इस मामले पर बातचीत करने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं कि वो भारतीय प्रधानमंत्री कम से कम एक वार्ता के लिए तैयार हो। और अगर बात करें पाकिस्तान की, अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर में जो वहां के आर्थिक स्थिति में लगातार जो गिरावट देखी जा रही थी, इसकी भी एक वजह ये भी मानी जा रही है कि लगातार जिस तरह से भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है और पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति के साथ साथ एक राजनीतिक जो चीजें हैं बकायदा उस पर भी काफी असर पड़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान जो है वो उसको अब कर्ज नहीं मिल रहा है। और एक तरह से देखा जाए तो इस मामले में तमाम मसला का एक जो सूत्रधार है वो भारत को देखा जा रहा है और भारत इस मामले में स्पष्ट तौर पे अपना रुख स्पष्ट कर चुका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि जब तक आतंकवाद और आतंक की मसलों पर पाकिस्तान एक साफ रणनीति अख्तियार नहीं करता है, तब तक उनसे बातचीत की कोई भी संभावना नहीं है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है होगा भारतीय प्रधानमंत्री का इमरान खान के सामने आमना सामना होना और खासकर एक कार्यक्रम में एक छत के नीचे खड़ा होना, वो काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आगे की रणनीति जो है उस मसले पर भारत की तरफ से एकदम स्पष्ट संदेश पाकिस्तान को भेजा जा चुका है। बेहद शुक्रिया शंकर आनंद आपका। आगे बढ़ते कांग्रेस के एक नुमाइंदा वफ्द ने दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल से मुलाकात की। केजरीवाल की रिहाइशगाह पर मिलने वाली इस कांग्रेस वफ्द की क़यादत दिल्ली प्रदेश कांग्रेस सदर और दिल्ली की साबिक वजीर आला शीला दीक्षित कर रही थी। कांग्रेस वफ्द ने दिल्ली में पानी और बिजली की किल्लत के मसले पर केजरीवाल से गुफ्तगू की।
शीला जी और तमाम हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट और कांग्रेस के लीडर सब ने मिलकर अपनी बात कही है और मुख्यमंत्री जी को कहा है जिस तरीके से फिक्स चार्जेस बढ़ाए गए और उनके मंत्री कहते हैं कि ये फिक्स चार्ज जो है वो हम वापस इसलिए नहीं ले पा रहे थे कि आचार संहिता लगी हुई थी। मेरा सवाल ये है आम आदमी पार्टी सरकार से कि आचार संहिता अगर लगी हुई थी तो ये तो 1 साल से वसूल किया जा रहा है जो फिक्स चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले में महाराष्ट्र पुलिस रांची में छापेमारी कर रही है। रांची में फादर स्टेन स्वामी की रिहाइशगाह पर महाराष्ट्र पुलिस की ये छापेमारी दूसरी बार हो रही है। छापेमारी के दौरान कुछ काबिल एतराज मवाद बरामद हुए हैं। फादर स्टेन स्वामी पर इल्जाम है कि उनकी तकरीर के बाद ही भीमा कोरेगांव तशद्दुद हुआ था। छापेमारी के बाद पुलिस लौट गई है। इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि फादर स्वामी को गिरफ्तार किया जाएगा। के भीमा कोरेगांव में जातीय हिंसा के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने दूसरी बार फादर स्टेन स्वामी के नामकुम स्थित आवास पर छापा मारा है। पुलिस की छापेमारी जारी है। आप जो पीछे का दृश्य देख पा रहे होंगे ये वही मकान है जहां पर यही वही आवास है जहां पर फादर स्टेन स्वामी ये रहते हैं। ये नामकुम का बगीचा इलाका कहा जाता है। महाराष्ट्र की पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ कल रात ही रांची आ गई थी और आज सुबह सुबह इस आवास पे छापेमारी हुई है। महाराष्ट्र पुलिस की दूसरी छापेमारी, इससे पहले जो छापेमारी हुई थी उसमें फादर स्टेन स्वामी के पास से कई आपत्तिजनक कागजात पुलिस को मिले थे, कई लैपटॉप मिले थे, कई ऐसे साहित्यिक मैगजीन मिले थे जिससे कि भड़काऊ हिंसा में लोगों को मदद मिलती है। एक बार फिर महाराष्ट्र की पुलिस यहां पर आई है और काफी दबिश के साथ इस जगह पे छापेमारी हुई है। किसी भी मीडिया कर्मी को इसके अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, लिहाजा स्थानीय पुलिस भी हमारी बाईं तरफ आप देख पा रहे होंगे, स्थानीय पुलिस भी यहां पर मौजूद है और एक कर जितने भी आप देखेंगे फादर स्टेन स्वामी से अलग कमरे में पूछताछ हो रही है। ये कब तक पूछताछ चलेगी, क्या कुछ मिल पाता है, फिलहाल इंतजार होगा। लेकिन कह सकते हैं कि फादर स्टेन स्वामी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मुश्किलें इसलिए बढ़ने वाली है कि एनआईए ने भी फादर स्टेन स्वामी को अपने टारगेट पर ले रखा है और हो सकता है कि पूछताछ के दौरान फादर स्टेन स्वामी को हिरासत में भी ले लिया जाए। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ अजय लाल, न्यूज 18 रांची। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली की मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की सहाफत ने वादी कश्मीर की गलत तस्वीर पेश की है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से रियासत की सयाहती सनत पर काफी बुरा असर पड़ा है। सत्यपाल मलिक ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बदहाल हो गया है लेकिन वहां अभी भी मिलिटेंटों के कैंप मौजूद हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि दिल्ली में जो प्रेस है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो लोग हम लोग माने जम्मू कश्मीर के बारे में इतना निगेटिव है, इतना डिमोनाइज करते हैं कि बहुत तकलीफ होती है। एक आदमी कोई यहां मर जाता है तो 2 हफ्ते खबर रहती है। मेरे जिले में रोज 5 आदमी मरते हैं। यहां किसी टूरिस्ट पे पत्थर नहीं फेंका जाता। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर हाईवे पे टूरिस्ट लगभग हफ्ते में एक बार लूटते हैं, उनका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन कश्मीर को खराब करने के लिए, इसके टूरिज्म को खत्म करने के लिए, और सही चीज यह है कि जो स्टेट्स या जो देश टूरिज्म पे चलते हैं उनको मारने का एक रास्ता उनके टूरिज्म को खत्म करने का भी है, जैसा मिस्र में एक अटेम्प्ट हुआ था। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि एक पॉजिटिव व्यू लें और हमारी और अपनी स्टेट की मदद करें। दिल्ली में वक्फ बोर्ड की मीटिंग में कई फैसलों पर मुहर लगी है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुल्क भर में 5 लाख से ज्यादा वक्फ की जमीनें, जिनमें कुछ जमीनों पर माफियाओं का कब्जा है, जिसको सबसे पहले आजाद कराएंगे। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे शक्ति सिंह ने मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की।
आज मीटिंग में किन मुद्दों पर बात हुई और सहमति किन मुद्दों पर बनी? देखिए, सभी सहमति है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं 5.5 लाख से ज़्यादा, उनको 100% डिजिटाइज करना है। 100% जो है वो डिजिटाइज करना है। उसमें 100% वक्फ प्रॉपर्टीज़ का जियो मैपिंग के साथ साथ उनका डिजिटाइजेशन करना है। और जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ में कहीं ना कहीं उनका दुरुपयोग हो रहा है, वक्फ माफियाओं के जरिए हो रहा है। वक्फ माफिया कोई आउटसाइडर्स नहीं है, बल्कि विद इन द सिस्टम है। उनको जो है उनसे कंट्रोल से उनको बाहर निकालना है। और वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें स्कूल बने, कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने, हॉस्टल बने, कॉमन सर्विस सेंटर बने, कम्युनिटी सेंटर बने या और भी कुछ बने, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स 100% फंडिंग भी करेगी। और इस अभियान को हम बहुत तेज़ी से शुरू करेंगे। हमारी जो वक्फ काउंसिल के मेंबर्स हैं वो पूरे देश में बड़े स्तर पर दौरे करने जा रहे हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड से कोऑर्डिनेशन करके, स्टेट वक्फ बोर्ड से बातचीत करके इस दिशा में काम करेंगे। सर, माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? माफियाओं के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट से बात करके और जो कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, अभी तक वक्फ बोर्ड की कितनी ऐसी जमीनें हैं जो चिन्हित कर ली गई हैं, जो माफियाओं ने घेरी हुई हैं? काफ़ी चिन्हित हुई हैं, स्टेट वक्फ बोर्ड ने किया हुआ है। अभी जब दौरे पे ये लोग जा रहे हैं तो उस पर और सारी चीज़ों की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी, जिनका साफ तौर पे कहना है जो माफिया हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीनें घेरी हुई हैं उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। नेटवर्किंग के लिए शक्ति सिंह, दिल्ली से। वादी कश्मीर में मंडराती सैलाबी सूरत हाल पर वो बाग सारे ख़त्म हो चुके हैं और ये शाली की ज़मीन भी है, ये सारी ख़त्म हो चुकी है। एक तरफ जहां मुल्क के कई हिस्सों में लोग गर्मी से परेशान हैं, वहीं वादी कश्मीर के कई इलाकों में जून के मौसम में बर्फबारी हुई। बाड़ीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में आज सुबह हल्की बर्फबारी शुरू हुई। इलाके में अगरचे कल से बारिशों का सिलसिला जारी था, ताहम आज सुबह से गुरेज के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। जिला शोपियां के पीर की गली इलाके में भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से जिला इंतजामिया ने मुगल रोड बंद कर दिया है। उधर द्रास में भी 2 इंच बर्फ जमा हो गई है। उधर सोनामर्ग में भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के सबब द्रास सोनामर्ग रोड बंद कर दिया गया है। जून के महीने में होने वाली इस बर्फबारी और बारिश की वजह से न सिर्फ इलाके में ठंड बढ़ गई, बल्कि बेवक्त बर्फबारी ने लोगों को हैरान भी कर दिया। वादी कश्मीर के कई इलाकों में रात भर शदीद बारिश हुई। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पटन के कई इलाकों में सड़कों पर काफी पानी जमा हो गया है। टंगमर के सराय में नाला फिरोजपुरा पर एक पुख्ता पुल पानी के तेज बहाव से बह गया। मुसलसल बारिशों और नाले वैशु में तोगयानी के बाईस अष्टल कुलगाम गांव के राब्ता जिला हेडक्वार्टर से मुनक़दा हो गया। मकामी लोग परेशान हैं क्योंकि इलाका जजीरा नुमा शक्ल इख्तियार कर गया है। उधर शहर श्रीनगर में गुज़िश्ता रात जबरदस्त बारिश हुई। बारिश की वजह से श्रीनगर के लाल चौक और उसके आसपास के इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया है। सड़कों से पानी निकालने का काम जारी है। अनंतनाग में भी नाला लिदर में पानी का बहाव बढ़ गया है। फ्लड जोनल कमेटी ने लोगों से अपील की है कि वो नाला लिदर से दूर रहें और बच्चों को उसके आसपास जाने से रोकें। कल शाम से शदीद बारिशों की वजह से पटन के शेराबाद, ढखोराबाद और हांजीवीरा में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। खुर और हांजीवीरा पटन में मेवा बागात, खेत खलियान पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। 2014 के सैलाब की तबाहकारियां अब भी लोगों की नजरों के सामने है, जिसकी वजह से लोगों में काफी खौफ पाया जा रहा है। खुर शेराबाद के लोगों ने इल्जाम लगाया है कि मुतल्लिका महकमों की जानिब से कोई ओहदेदार या कोई बचाव टीम अब तक नहीं पहुंची है। मुसलसल बारिशों की वजह से जिला बडगाम में वाक़ नाला सुखनाग में पानी का बहाव काफी बढ़ गया है। तेज बहाव की वजह से कई मकामात पर बांध टूट गए हैं, जिससे न सिर्फ मेन कस्बे बीरवा बल्कि कई इलाके मुतासर हुए हैं। नाला सुखनाग के गिर्द
आने वाले खेतों में धान की पनीरी पूरी तरह तबाह हो गई है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस दरिया के इर्द गिर्द कंक्रीट बांध तामीर किया जाए। वादी कश्मीर में बारिश की वजह से कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। जिला बडगाम में मकामी लोगों और पुलिस जवानों ने एक नाले से 550 भेड़ों को बचा लिया है। जिला बडगाम के चाडूरा इलाके के बड़ीपुरा के एक नाले में कम से कम 550 भेड़ फंस गए थे। मुसलसल बारिशों के बाद नाले में पानी की सतह बढ़ गई। लोगों ने पुलिस और मकामी नौजवानों के इस इक़दाम की काफी सताइश की। सब जानते हैं कि कल रात से मौसम बड़ा बिगड़ा हुआ है पूरे वैली में। उसके चलते क्या हुआ है कि आज चाडूरा इलाके में बादीपुरा नाले में कुछ शेपर्ड्स जो है कम्युनिटी, उनके कुछ लोग फंसे हुए थे और उनके साथ तकरीबन 500-600 उनकी जो मवेशी है, माल है, भेड़ है, वो भी पानी के बीच में फंसे हुए थे। पानी का स्तर जो है वो जल्द से जल्द बढ़ रहा था। लकीली पुलिस स्टेशन चाडोरा को इत्तला मिली और इंस्पेक्टर महबूब जो वहाँ के SHO है वो अपनी टीम के साथ वहाँ पे पहुंचे। लोकल्स और पुलिस ने जो है मिलकर वहाँ पर एक मेकशिफ्ट ब्रिज बनाया। जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल थे, SDRF, फायर ब्रिगेड और सिविल अथॉरिटीज के साथ मिलकर जो भी वहाँ पे रिसोर्सेस अवेलेबल थे उनको इस्तेमाल करके एक ब्रिज बनाया गया। और फॉर्चुनेटली आई मस्ट प्रेज द पुलिस टीम कि उन्होंने वक्त रहते कार्रवाई करते हुए सारे शेपर्ड्स को और उनके पूरे 500-600 जो भी शिप्स थे उनको बचाया। हम आपको 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बीरवा, बांडीपुरा, तीसरी तस्वीर पटन से है और चौथी तस्वीर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कुलगाम से है। आप देख सकते हैं कि चारों तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल वादी कश्मीर में पैदा हो गए हैं। बीरवा में भी जिस तरह से देखा जा रहा है कि खेतों में काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया है, बांडीपुरा में सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा पानी, वहीं पटन और कुलगाम में भी पानी का तेज़ बहाव देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल वादी कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। पटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन ने हालात का जायजा लिया। 2014 के तबाकुन सैलाब की याद आज उस वक्त ताज़ा हो गई जब आज सुबह नाला फिरोजपुरा में पानी की सतह बढ़ गई और कुंजर और पटन के कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। मेवा बागात और खेत खलियान पूरी तरह तबाह हो गए हैं और तमाम बागात और वो खेत जिनमें अभी हाल ही में दान पनीर लगाई गई पूरी तरह ज़ेर आब आ गए हैं। गौर करने की बात यह है कि सैलाब यहाँ क्यों बार बार आता है। अगर इस मामले पर नज़र दौड़ाएंगे तो ये साफ जाहिर होता है कि यहाँ नदी नालों में गैर ज़रूरी मवाद जमा होता है और उससे नदी नालों में इस मवाद से लेवल बढ़ जाती है। इन नदी नालों में ड्रेजिंग नहीं की जाती है और ड्रेजिंग न करने से इन नदी नालों की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। सैलाब आने की एक वजह यह भी है कि नदी नालों पे गैर कानूनी तजावुज़ात का एक बड़ा मसला बना हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ये जो गैर ज़रूरी तजावुज़ात जो होता है, किस तरह ये नदी नालों जो उनके बांध हैं उन बांध पे किस तरह ये तामीर किए जाते हैं, ये एक बड़ा मसला बना हुआ है यहाँ। और ख़ासकर नदी नालों पर हुकूमत और मुतल्लिका महकमों की जानिब से जो हिफाजती बांध तामीर किए जाते हैं उनमें जो करोड़ों रुपये खर्च होते हैं और कामकाज की बिलें निकाली जाती हैं, मगर हिफाजती बांध के लिए जो क्रेड बनाए जाते हैं वो यहाँ पे नहीं तामीर किए जाते हैं। आपको दिखाते हैं ये एक नाले फिरोजपुरा का ये बांध है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बांध है ये देखिए यहाँ पे किस तरह ये खाम है, यहाँ पे न क्रेड दिया गया है और न यहाँ पे हिफाजती बांध तामीर किया गया है और न किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन हुई है और यहाँ पे न ड्रेजिंग सिस्टम, न ड्रेजिंग इन नालों में की गई है और यहाँ पे जो मवाद जमा होता है इन नालों में और वो नहीं निकाला जा रहा है और यहाँ पे क्रेड्स नहीं बनाए जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे अब खुद ही जो लोग हैं, मुकामी लोग हैं, उन्होंने जो ये ठेले हैं उनमें मिट्टी भर के यहाँ पे उन्होंने इस पानी के बहाव को बचाने के लिए, आबादी में घुसने से बचाने के लिए यहाँ पे लगाए गए हैं। और इसी तरह जो नाला है फिरोजपुरा जो टंगमरग से बह रहा है बराबर नीचे तक और यहाँ पे हर जगह अगर आप देखेंगे और यहाँ पे यही सूरत हाल बनी हुई है इन बांधों पर और यहाँ पे हुकूमत जो दावा कर रही है कि यहाँ कामकाज हो रहा है, मगर ज़मीनी सतह पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। और हम
यही कहेंगे कि सैलाब आने के वक्त हुकूमत के लिए फिर आग लगने पर कुआं खोदने की मुतरादिफ की मिसाल बन जाती है। अब उम्मीद यही की जाती है कि गवर्नर इंतजामिया इन हालात से निपटने के लिए संजीदा इकदाम उठाए और नदी नालों में ड्रेजिंग की जाए और हिफाजती बांध तामीर किए जाए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, हाजी विरापट्टन। AK एंटनी की क़यादत में कांग्रेस के कोर ग्रुप की आज दिल्ली में मीटिंग हुई। मीटिंग में 4 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात पर गुफ्तगू हुई। लोकसभा में कांग्रेस का लीडर तय करने की जिम्मेदारी सोनिया गांधी के सुपुर्द कर दी गई है। तंजीमी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल तमाम रियासतों के जनरल सेक्रेटरीज और इंचार्जों की जल्द ही मीटिंग तलब करेंगे, जिसमें आम चुनाव में पार्टी की शिकस्त के असबाब पर गौर किया जाएगा। पंद्रहवें आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली के पहले इजलास का आगाज हुआ। इजलास के पहले दिन नए अरकान असेंबली ने हलफ लिया। अबूरी स्पीकर एस वेंकट चन्नाप्पा ने नए अरकान असेंबली को हलफ दिलाया। सबसे पहले AP के वजीर आला वाइस जगनमोहन रेड्डी ने हलफ लिया। उसके बाद ओपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू ने हलफ लिया। नायब वज़ीर आला अमजद पाशा के श्रीनिवास नानी, P पुष्पा श्रीवानी, नारायण स्वामी के साथ वुजरा और बकिया अरकान असेंबली ने हलफ लिया। సమగ్రతను కాపాడుతానని నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। तेलंगाना में 12 कांग्रेसी अरकान असेंबली की TRS में शमूलियत का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाल ही में कांग्रेस के 12 अरकान पार्टी छोड़कर बरसरे इक़्तिदार TRS में शामिल हुए थे। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर ने उसे मंजूरी भी दे दी। स्पीकर के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। अदालत ने असेंबली स्पीकर, तमाम 12 अरकान और चुनाव कमीशन को नोटिस जारी किया है। उनसे 4 हफ्तों में जवाब मांगा गया है। मामले की अगली समाअत 4 हफ्तों के बाद होगी। दिल्ली में मौलाना आजाद फाउंडेशन की जनरल बॉडी की मीटिंग हुई। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी की सदारत में हुई इस मीटिंग में अक़लियतों की फलाह और बहबूद पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में अक़लियतों के लिए बड़ा फैसला लिया गया, जिससे तामीर और तरक्की की नई राहें खुलेंगी। क्या कुछ खास है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में मौलाना आजाद फाउंडेशन की जनरल बॉडी की मीटिंग मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी की सदारत में हुई। इस मीटिंग में अक़लियतों की फलाह व बहबूद पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में फैसला किया गया कि अगले 5 वर्षों में अक़लियती तबके के अफराद को 5 करोड़ स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। 10 लाख स्कॉलरशिप्स आजाद फाउंडेशन देगा और 50% स्कॉलरशिप्स लड़कियों को दी जाएंगी। तालिबात के लिए ब्रिज कोर्सेज के जरिए परवाज की नई राहें तैयार की जाएंगी। मदरसे के असातिज़ा को ट्रेनिंग दी जाएगी और मदरसों के निसाब तालीम को बेहतर किया जाएगा। पॉलिटेक्निक्स, ITI, गर्ल्स हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज और दीगर सहूलियात के लिए जंगी पैमाने पर काम शुरू किया जाएगा और इसका सीधा फायदा ये होगा कि तालीम के मैदान में तलबा आगे आ सकेंगे, रोजगार के मौके पैदा होंगे और तलबा व तालिबात अपना मुस्तकबिल खुद संवार सकेंगे। बेटियों के ताल्लुक से समाज में बेदारी पैदा होगी और मुल्क में तामीर और तरक्की को नई जहत मिलेगी। और निश्चित तौर से अल्पसंख्यक समाज शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे पिछड़ा हुआ है। हमने इसीलिए तय किया है कि 5 करोड़ से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के बच्चे बच्चियों को स्कॉलरशिप देंगे। 5 करोड़ में 50% लड़कियों को स्कॉलरशिप देने की हमने निर्णय किया है। जो दूर दराज के इलाके जहाँ पर कि शैक्षणिक ढांचे नहीं हैं, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, ITI नहीं है, पॉलिटेक्निक नहीं है, हॉस्टल्स नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, कॉमन सर्विस सेंटर नहीं है, उनको हम ऑलरेडी हमने पहले बनाए हैं। इस बार हम और बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर पर लगभग 300 से ज़्यादा ज़िलों में इस काम को हम करने वाले हैं।